हर टीचर का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के हिसाब से, बच्चों के एज लेवल को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनका सिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिलेबस को कंप्लीट करना। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को समझाना, बच्चों को सिखाना, और इस तरह से सिखाना कि बच्चा सीखी गई बातों का अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे डिफरेंट अप्रोचेस इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न दृष्टिकोण। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो भी हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम अप्रोच की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें, अप्रोच मीन्स आवर ओन आइडिया और फिलॉसफी, कि हमारा स्वयं का विचार अथवा दर्शन। As a teacher, when we go to the class, it is our own approach or idea that how we want to teach in the class। कि एक शिक्षक के रूप में जब हम क्लास में जाते हैं तो ये हमारा स्वयं का विचार है, हमारा खुद का दृष्टिकोण है कि हम क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाना चाहते हैं, या हम बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इट इज अ पर्सनल आइडिया ऑफ हाउ वी वांट टू टीच इन द क्लासरूम, कि एक व्यक्तिगत विचार है कि हम कक्षा में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं। टीचिंग मेथड्स कम अंडर द अप्रोच, की शिक्षण विधियां दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आती हैं। टीचिंग मेथड्स आर अडोप्टेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोच, की दृष्टिकोण के हिसाब से, ये अप्रोच के हिसाब से ही टीचिंग जो मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। मान लो आप टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप लेक्चर मेथड का यूज करोगे। अगर आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो बच्चों के हिसाब से आप पढ़ाओगे, तो आप डिस्कशन को आप ध्यान में रखोगे, आप डिबेट जो है इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो मेथड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी मेथड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के हिसाब से पढ़ाओगे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करोगे, तो उस हिसाब से आप मेथड को यूज करोगे। इट एम्फेसाइजेस हाउ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज प्रेजेंटेड, कि इस बात पर बल देता है कि शिक्षण सामग्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। जैसे ही अप्रोच फॉलो करोगे उसी हिसाब से जो टीचिंग मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, आप उसको प्रेजेंट करोगे। सो इट फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, कि यह सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, सुविधाजनक बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि अप्रोचेस इन सोशल साइंस, की सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है जहां पे प्राइमरी रोल, मुख्य जो भूमिका टीचर की होती है क्लास में। स्टूडेंट सेंटर्ड, जहां पे मेन रोल, प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है क्लास में, और उसके हिसाब से टीचर बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है। फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड, जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करना। उसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को इस तरह से बताना, सिखाना कि बच्चा अपनी नॉलेज अपने खुद के एफर्ट से क्रिएट करे। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुआयामी दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, जहाँ पे एक ही कंसेप्ट को अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंडक्टिव जहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर कंसेप्ट बताया जाता है, रूल बताया जाता है, लेकिन डिडक्टिव में पहले रूल बताया जाता है, नियम बताया जाता है, उसके बाद बच्चों को उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच, की अलग अलग जो सब्जेक्ट है सबको एक साथ किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो इस जो आपका जो सिलेबस है इसमें हम किन अप्रोचेस की बात करेंगे, इसमें हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करेंगे, डिडक्टिव अप्रोच की बात करेंगे, उसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो 5 अप्रोच हैं इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें,
कि सोशल साइंस में इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उससे पहले पहले हम इस अप्रोच को जानते हैं। इंडक्टिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, थिंकिंग एंड एनालिसिस। कि आगमन दृष्टिकोण जो है अनुभव, चिंतन और विश्लेषण पर आधारित है। जब आप इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, समझाने जाते हैं, तो आप बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसका यूज करते हो। और इस तरह से आप क्वेश्चन करते हो कि बच्चा एग्जाम्पल देते हो, और बच्चों से क्वेश्चन करते हो कि बच्चा चीजों को सोचे, चिंतन करे, फिर उसका विश्लेषण करे, मनन करे, और उसके बाद उसको एनालिसिस करे। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल्स। कि इस दृष्टिकोण में उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ना शामिल है। मान लो आप एसएसटी में बच्चों को ज्योग्राफी में पढ़ाने वाले हो एग्रीकल्चर के बारे में, तो किस तरह से स्टार्ट करोगे? एग्रीकल्चर के बारे में आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करोगे कि आप घर में आपके खाने के लिए कौन कौन सी चीजें बनती हैं। बच्चा कहेगा दाल चावल बनता है, रोटी बनता है। रोटी किससे बनता है? आटे से बनता है। ठीक है, आटा कहाँ से आता है? बाजार से आता है। बाजार में आटा कहाँ से आता है? ठीक है। तो फिर धीरे धीरे होगा तो बच्चा कहेगा नहीं, खेतों से आता है, और किसान जो हमारे खेती करते हैं, और उससे जो गेहूं होता है, ठीक है, फिर उससे आटा होता है, वो मार्केट में जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह से हमारे घरों में आता है। तो इससे आप क्या कर रहे हो कि आप पहले एग्जाम्पल दे रहे हो। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू ही बच्चों की जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करते हुए आप सीधा रूल पे आ रहे हो। आप धीरे धीरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो क्या कर रहे हैं कि इस अप्रोच के थ्रू कि स्टूडेंट के जो अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका यूज कर रहे हैं। बच्चा सोच रहा है, बच्चा चीजों का एनालिसिस कर रहा है, फिर बच्चा क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। कि नियम जो है उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ना इसमें शामिल है। इन दिस the student are given an opportunity to gain self knowledge through direct experience। कि इसमें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्वयं का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। इसमें बच्चे का जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बच्चों को से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और बच्चा सोचता है, समझता है, उत्तर देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे का स्टडी में, उस टॉपिक में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि भाई ये तो मुझे पता है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, सोशल साइंस की बात करें, सो देयर आर मेनी फैक्ट्स, कंटेक्स्ट, इंसिडेंट एंड कंसेप्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंस विच कैन बी मेड क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज टू द चिल्ड्रन थ्रू दिस अप्रोच। की इस अप्रोच के द्वारा सोशल साइंस में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं, घटनाएं होती हैं जो मुश्किल होती हैं, लेकिन इसके थ्रू जब एग्जाम्पल के द्वारा हम बताने लगते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। अब बच्चों के सामने सीधा जाके पूछो भाई मुगल एम्पायर, ठीक है, कर दो, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा। एक 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा, उसको क्या पता मुगल एम्पायर क्या है। लेकिन जब आप बच्चों से पूछो कि अच्छा आपने लाल किला देखा है, दिल्ली का लाल किला देखा है, आपने आगरे का ताजमहल देखा है, तो बच्चा तुरंत कहेगा कि हाँ हमने देखा है। तो फिर कितना टाइम हो गया बनाए, उसको किसने बनाया था, कौन शासक थे? तो इस तरह से धीरे धीरे आप एग्जाम्पल से जब टॉपिक की तरफ बढ़ोगे तो बच्चा धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होगा। तो इसमें क्या है कि मुश्किल से मुश्किल जो कंसेप्ट है उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं कि इसके थ्रू किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इंडक्टिव का अपोजिट है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप सीधा रूल बता रहे हो बच्चों को। ठीक है, सीधा आप बता रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हो तो सीधा आप बता सकते हो कि आपके घर में जो खाना है सारा कहाँ से आता है? खेती से आता है, कृषि से आता है। सीधा आप रूल पे जाओगे यहाँ पे। सो दिस अप्रोच इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। की यह दृष्टिकोण जो इंडक्टिव अप्रोच है, आगमन जो विधि है, दृष्टिकोण है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड लॉजिक सिस्टम। की दृष्टिकोण चिंतन और तर्क प्रणाली पर आधारित होता है। दिस इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। की इसमें नियम से उदाहरणों की ओर बढ़ना शामिल है। In this, the rules are directly told to the student without giving him the opportunity to acquire knowledge through direct experience। कि इसमें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान ग्रहण का अवसर ना देकर सीधा नियम बता दिया जाता है। तो अक्सर हम जो देखते हैं कि छोटी क्लासेस की हम बात करते हैं तो उनमें जो बेस्ट जो ये अप्रोच जो होती है, इंडक्टिव अप्रोच होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बच्चों का धीरे धीरे एग्जाम्पल देते हो, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप जो होता है, और धीरे धीरे फिर उस हिसाब से बच्चों को आप टॉपिक के बारे में बताते हो। फिर डिडक्टिव जो अप्रोच है ये धीरे धीरे जो बड़ी क्लासेस होती है उसमें ज़्यादा कारगर साबित होती है।
इन दिस अप्रोच फैक्ट्स कंसेप्ट एंड रूल आर फर्स्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। की इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों के सामने पहले तथ्यों को, अवधारणाओं को और नियम को रखा जाता है, फिर उनकी सत्यता की, उनकी करेक्टनेस की जांच के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, एक्टिविटी करवाई जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, घटनाओं, अवधारणाओं तथा नियमों की जानकारी इस विधि द्वारा सीधे ही विद्यार्थी तक पहुंच जाती है, उनको प्रस्तुत की जाती है। Information about facts, event, concept and rules related to the subject matter of social science is presented directly to the student through this method. उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, रचनावादी दृष्टिकोण की। तो ये दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए, इसमें किस चीज की बात की जा रही है? कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्ट करना। क्या कंस्ट्रक्ट करना? यहाँ पे बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं की जा रही, तो किस चीज, क्या कंस्ट्रक्ट करना? मतलब बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट एक्वायर्ड। की रचनावाद जो एक दृष्टिकोण है, इसके अनुसार क्या है कि ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञान क्या होता है? बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने एफर्ट से चीजों को सीखता है, चीजों को समझता है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज। की विद्यार्थी अपनी ज्ञान का निर्माण अपने पिछले अनुभव अथवा ज्ञान के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो अब मान लो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फ्रीडम मूवमेंट्स था, उसके बारे में आप पढ़ा रहे हो। तो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे, सिखाओगे? आप बच्चा, या अपॉर्चुनिटी दोगे कि बच्चा खुद से चीजों को सीखे? तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, किन्हीं 5 या 10 के आप नाम ऐसा करो, आप अपने घर पे जाओ, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने आस पड़ोसी से पूछो कि जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, उस टाइम में कौन कौन से ऐसे हमारे जो लीडर थे, ऐसे लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनका रोल अहम था। तो आप किन्हीं भी 10 लोगों के नाम और उनकी जो फोटो है, आप ऐसा करो, आप लेके आओ। ठीक है, तो आप बच्चों को इस तरह के असाइनमेंट और इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? खुद से जाएगा, खुद से एफर्ट करेगा, खुद से पता लगाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर रहा है, चीजों को खुद से जान रहा है कि ये लोग थे जिनका रोल जो था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जब भारत की आजादी के समय इनका रोल जो महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके अलावा फिर आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो इसमें? तो आप बच्चों को अगर मान लो वेदर के बारे में पढ़ा रहे हो, मौसम के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप पढ़ाने से पहले, बताने से पहले, एक बच्चा जब 6th क्लास में आता है या 5th क्लास में आता है, तो उसकी एज 10 ईयर की हो चुकी होती है। तो बच्चे ने बहुत सारे वेदर अपनी आंखों से देखता है, ठंडी देखता है, गर्मी देखता है, बरसात देखता है। तो इस तरह से आप प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज करके पूछ सकते हो कि बताओ कौन कौन से वेदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेदर होते हैं, उन वेदर में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह का जो खाना है खाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आप कह सकते हो कि चलो आप दूसरों से पूछ के आओ, आप दूसरे की हेल्प लो, आप खुद से सर्च करो, और आप जितने भी वेदर होते हैं, कौन कौन से वेदर होते हैं, उनकी क्या खासियत है, आप उसके बारे में चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट करके लाओ। तो यहाँ पे क्या है कि एक एसएसटी टीचर इस अप्रोच का यूज करके बच्चों को इस लायक बनाएगा, ये अपॉर्चुनिटी देगा कि बच्चे जो हैं चीजों को खुद से सीखें, खुद से समझें और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करें। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बाय एडिंग टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। कि विद्यार्थी पहले से जो जानते हैं उसे जोड़कर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा विद्यार्थी अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके भी अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। कि ज्ञान की जो रचना है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर और परिकल्पनाओं के आधार पर की जा सकती है। कि बच्चे का जो भी अपना एक्सपीरियंस है, कि हाँ, बच्चे ने कहा कि जो वेदर जो होते हैं, वेदर कौन कौन से होते हैं, कि ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, वेदर होते हैं। ठीक है, अपनी परिकल्पनाएं जो है, बच्चों ने कहा कि यार 3 तरह के वेदर होते हैं, लेकिन जाके उसने जब सर्च किया, दूसरों से पूछा, तो फिर उसको पता चला कि नहीं, वसंत भी होता है, पतझड़ भी होता है, तो ये भी मौसम होते हैं। तो फिर हाइपोथेसिस के बेस पर उसने जब उसको टेस्ट किया, तो पता चला कि नहीं, 3 नहीं होते, और भी वेदर होते हैं।
वेदर सिर्फ 3 नहीं है, और भी है इनका नंबर। तो फिर वो एक रिजल्ट पे पहुंचा कि नहीं, जो वेदर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिर उसने पूरी डिटेल खुद से सर्च की, दूसरों से पूछा, बुक्स पढ़ी। तो उसने इससे क्या किया, अपने एफर्ट से अपनी नॉलेज को फिर से क्रिएट, और ज्यादा क्रिएट किया, और वो उसको एक नई नॉलेज जो है उसको पता चली। For the creation of new knowledge, the child has the ability to take decision on his on on any problem। कि नवीन ज्ञान की रचना हेतु बालक में किसी समस्या पर स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब जब बच्चे ने खुद से एफर्ट किया, खुद से इस चीजों को सर्च किया, पूछा, इंक्वायरी की, और उसके बाद एक रिजल्ट पे आया, तो इस बेस पर अपना खुद का डिसीजन बच्चा ले सकता है। फिर अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, बहुआयामी दृष्टिकोण। तो ये क्या होता है? So, multidisciplinary approach in education is a method of learning in which a single concept is learned through multiple perspective from more than one subject। कि अगर हम बात करें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में, ठीक है, तो ये सीखने का एक तरीका है जिसमें एक ही अवधारणा, एक ही कंसेप्ट को एक से अधिक विषयों के कई दृष्टिकोणों के माध्यम से सीखा जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक के बारे में, आप उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी डिटेल है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो सकता है। सो इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू गेन पर्सपेक्टिव एंड नॉलेज इन वेरियस वेज। कि अब विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो अभी तक नहीं समझ में आया तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर आप मान लो वोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वोटर पढ़ रहे हैं तो अलग अलग आप या वोटर है, या आप इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आर्ट का स्टूडेंट क्या करेगा, उसके बारे में, चाहे वोटर है चाहे फॉरेस्ट है, उसके बारे में क्या करेगा, पोस्टर बनाएगा। आर्ट का स्टूडेंट का तो काम है कि उसके बारे में पोस्टर बनाएगा। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज स्टूडेंट क्या करेगा, वोटर के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस है जो भी है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या करेगा कि ऐसे लिख सकता है, उसके बारे में आर्टिकल लिख सकता है। लैंग्वेज में हम बच्चों को क्या सिखाएंगे कि उसके बारे में, बच्चों जो वोटर है, वोटर प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, या फॉरेस्ट क्या है, वो फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो उस पर बच्चा क्या कर सकता है, ऐसे लिख सकता है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। साइंस की बात करें तो साइंस में अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ वाटर, कंसेप्ट ऑफ फ्लोट एंड सिंक, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये सारी चीजें हम साइंस में पढ़ेंगे। और सेम इसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में अगर हम साइंस में पढ़ेंगे तो जंगल है, अलग अलग जो पेड़ हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, तो हम किस तरह से वो जो पे अलग अलग जो चीजें हैं बनी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम एक साइंटिफिक उसके बारे में हम जानेंगे। इसी तरीके से जियोग्राफी की हम बात करते हैं जो सोशल साइंस का एक पार्ट है, तो वाटर में यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, की वाटर का अलग अलग सोर्स क्या है, डिफरेंट वाटर बॉडीज लोकेट देन दैम ऑन द मैप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और फॉरेस्ट की बात करें तो सेम ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, उनमें कौन कौन से एनिमल होते हैं, कौन कौन से फूड वहाँ पे है, चीजें हमें वहाँ से मिलती है। तो इसी तरीके से एक सिंगल जो कंसेप्ट है, ठीक है, सिंगल टॉपिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से हम उसमें अलग अलग चीजें सीखते हैं। सेम अगर वाटर की बात करें, मैथमेटिक्स में क्या होगा, यहाँ पे आप मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर की, आप जो वॉल्यूम का जो वाटर का जो वॉल्यूम है, आप उसको क्या करोगे, मेजर करोगे। तो एक ही सिंगल कंसेप्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में अलग अलग सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे। तो इससे क्या होगा, इस सिंगल कंसेप्ट के बारे में बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड अप्रोच की, एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं। इट इज एन अप्रोच विच टीचेस मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया अराउंड अ सेंट्रलाइज टॉपिक। यह एक दृष्टिकोण है जो केंद्रीकृत विषय के आसपास कई विषय क्षेत्रों को पढ़ाता है। कैसे है इसको भी जान लेते हैं। इन द integrated approach the emphasis is on teaching different subject together rather than teaching them separately। कि यहाँ पर क्या है कि हम किसी सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को ना पढ़कर, ठीक है, किसी टॉपिक को एक साथ पढ़ने पर जोर दिया जाता है। मतलब एकीकृत दृष्टिकोण क्या है कि विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर बच्चों को एक ही साथ उसके बारे में पढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे मान लो आप सोशल स्टडीज की बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल स्टडीज में क्या होता है, यहाँ पे आप जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, जो इकोनॉमिक्स है और जो पॉलिटिकल साइंस है, सबको अलग अलग ना पढ़ाकर आप सोशल स्टडीज में इंटीग्रेट करके सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो
In the integrated approach, the emphasis is on teaching different subjects together rather than teaching them separately. इस चीज को याद रखो कि एकीकृत दृष्टिकोण में विभिन्न विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर उनको एक साथ पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रीड अबाउट ट्रांसपोर्ट, जब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, सो वी ऑल्सो रीड अबाउट इट्स हिस्ट्री, हम उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में कैसा था, इंसान अपने दोनों पैरों पे आता जाता था, लेकिन धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ। तो अलग अलग टाइम में पहले कैसा था, धीरे धीरे आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का किस तरह से जो है इसका विकास हुआ। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी रीड अबाउट इट जियोग्राफी, कि अलग अलग जो जियोग्राफी है ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या दिल्ली में जितने तरह के ट्रांसपोर्ट है, क्या आप पहाड़ी इलाकों में भी वो सारे ट्रांसपोर्ट होंगे? तो अलग अलग एरिया में जो ट्रांसपोर्ट का किस तरह के संसाधन है हम उसकी बात करते हैं। और इसके अलावा इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमिक्स में हमारी इनकम में क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो देखिए एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप क्या है, ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं और इसकी इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही जो सब्जेक्ट है, एक ही विषय है, अलग अलग जो टॉपिक है, अलग अलग विषय ना पढ़कर सबको एक ही साथ पढ़ाया जा रहा है। हम एक ही साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी हम पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, कि किसी भी विषय का अध्ययन करो, आप साइंस पढ़ो, आप सोशल साइंस पढ़ो, आप मैथ पढ़ो, हर कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो लैंग्वेज तो उसके साथ इंटीग्रेट होता ही है। इसी के साथ अगर मान लो अब मैं कहूँ कि हम मैथ के साथ लैंग्वेज तो इंटीग्रेट होगी ही होगी, ठीक है। मैथ के साथ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे भाई मैथ के साथ फिजिकल एजुकेशन को? तो जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आप क्या पढ़ते हो, आप एरिया के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हो। अब मान लो क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो कितना बड़ा ग्राउंड होता है, पिच का क्या एरिया है। तो इस तरह से जो सारा जो है इसका वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल एरिया निकालते हैं। तो मैथ्स में भी तो है कि मैथ्स की हेल्प से हम फिजिकल साइंस है और उसमें जो अलग अलग स्पोर्ट्स का जो एरिया है उसको अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंग्वेज तो साथ में यूज हो ही रही है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको अलग अलग ना पढ़ाकर उनको एक साथ लाकर उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो इस तरह से हमने सोशल साइंस जो है उसके अलग अलग जो हमने अप्रोचेस है उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।